हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए। हम एक इनफैक्ट सीरीज़ चालू कर रहे हैं इम्यूनोलॉजी के वीडियोस की। कुछ वीडियोस मैंने पहले भी डाले टी सेल बी सेल डेवलपमेंट को लेकर, लेकिन अब हम प्रॉपरली शुरू से पूरे पेपर को स्टार्ट करेंगे, जो कि आने वाले सेमेस्टर में बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा। तो हम आज लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, अब सबसे पहले हम इन्नेट इम्यूनिटी पे आए, इससे पहले थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि इम्यूनिटी का क्या मतलब है। इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारी बॉडी की किसी भी डिजीज़ को रेजिस्ट करने की जो क्षमता होती है, हमारे शरीर की किसी भी बीमारी को झेलने की जो क्षमता होती है, वो इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है ना। और ये जो इम्यूनिटी है ये हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है, और मोस्टली दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है। एक वो इम्यूनिटी होती है जो बाय बर्थ हमें मिलती है, और दूसरी वो होती है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट सेल या हमारी बॉडी जिससे कंडीशंस के हिसाब से एक्वायर करती है, जिसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि स्किन जो होती है वो हमारी बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। यानी कोई भी पैथोजन यदि बॉडी में एंटर कर रहा है तो स्किन जो है वो उसे एंटर करने से रोकेगी, उसे स्टॉप करेगी। तो ये एक ऐसा कोई भी बैरियर, ऐसी कोई भी चीज़ जो बाय बर्थ हमारी बॉडी में उपस्थित है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारी बॉडी में पैथोजन की एंट्री को रोकती है, वो आती है इन्नेट इम्यूनिटी में। और आगे चल के हम देखेंगे कि ऐसी इम्यूनिटी जो कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम द्वारा, हमारी बॉडी के जो विशेष सेल्स होते हैं, हमने पढ़ा होगा अभी तक WBCs होते हैं। WBCs आर क्लासिफाइड इनटू ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू लिम्फोसाइट्स। जो T और B सेल्स होते हैं उनके द्वारा जो एक्वायर इम्यूनिटी जनरेट होती है हमारी बॉडी में, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। अभी एक वीडियो में इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो इम्यूनोलॉजी की है उसका भी डालूंगी कि कौन कौन सी बातें आपको इम्यूनोलॉजी का पेपर पढ़ने से पहले कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहला जो इसके अंदर आता है वो आता है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारी बॉडी की किसी भी डिजीज़ को रेजिस्ट करने की, किसी भी बीमारी को झेलने की जो क्षमता होती है वो इम्यूनिटी कहलाती है। और ऐसी इम्यूनिटी जो जन्म से हमारे अंदर उपस्थित होती है, जो कि हमारी त्वचा के माध्यम से, हमारे बॉडी में होने वाले सिक्रीशंस के माध्यम से हमारी बॉडी में उपस्थित होती है, उसे इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। और ऐसी इम्यूनिटी जो कि सेल्स द्वारा या हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जिसे एक्वायर करता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जिसे मेहनत करके जनरेट करता है, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। बेसिकली ये कहा जाए कि जहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन इन्वॉल्व होता है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। तो पहले हम बात करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी की। ये देख सकते हैं हम कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिवाइडेड होती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करूँगी। अभी हम इस वीडियो में केवल रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे इन्नेट इम्यूनिटी तक। यदि हम इन्नेट इम्यूनिटी की बात करें तो इन्नेट इम्यूनिटी बेसिकली दो इम्यूनिटी में डिवाइडेड होती है। वन इज स्पीसीज स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी, और जो दूसरी है वो है इंडिविजुअल स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी। स्पीसीज स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब होता है कि हर वायरस जो है वो हर स्पीशीज़ को अफेक्ट नहीं करता। से फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स वायरस होता है, तो जो एंथ्रेक्स वायरस होता है वो केवल डॉग्स में डिजीज़ कॉज करता है। या फॉर एग्जांपल एड्स या HIV वायरस जो होता है वो ह्यूमन बीइंग में एड्स कॉज करता है और किसी स्पीशीज़ में एड्स कॉज नहीं करता। सो कहने का मतलब ये है कि जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो स्पीशीज़ स्पेसिफिक होती है, यानी कि स्पीशीज़ जो है उसके अकॉर्डिंग, मतलब अलग अलग स्पीशीज़ में ये डिजीज़ कॉज करती है ना। मतलब कोई वायरस सिर्फ डॉग्स को अफेक्ट करेगा, कोई वायरस सिर्फ ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करेगा, एंड सो ऑन। ठीक है। फिर इंडिविजुअल स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी या रेस स्पेसिफिक, इसका मतलब होता है कि हर इंडिविजुअल को हर वायरस अफेक्ट करे। मान लीजिए HIV वायरस, ये मान लीजिए कॉमन कफ कोल्ड का वायरस है, और आप जिस जगह पर खड़े हैं वहाँ पर कोई कफ कोल्ड का वायरस है और वहाँ पर 10 लोग खड़े हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि 10
को उस वायरस से इन्फेक्शन होगी। ठीक है, ये हर किसी की इंडिविजुअल इम्यूनिटी होती है कि वो कैसे उस वायरस के लिए रिएक्ट करती है। जैसे कि कोरोना वायरस, इस समय एक वक्त ऐसा था कि कोरोना वायरस हवा में था, हर तरफ लोगों को हो रहा था, पर सब तो इन्फेक्ट नहीं हुए ना। हर किसी की इम्यूनिटी अलग अलग है किसी भी पर्टिकुलर वायरस को परसीव करने के लिए। हर इंडिविजुअल की जो इम्यूनिटी की रेंज होती है वो अलग अलग होती है। तो इनेट इम्यूनिटी को भी हम दो तरह से विभाजित कर सकते हैं। एक है स्पीशीज स्पेसिफिक, मतलब हर वायरस या हर पैथोजन हर स्पीशीज को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज में होते हैं, जैसे एंथ्रेक्स वायरस का एग्जांपल दिया जो कि सिर्फ डॉग्स में डिजीज कॉज करता है। जैसे कि HIV वायरस केवल ह्यूमन बींग्स में एड्स कॉज करता है, ह्यूमन बींग्स या चिंपैंजी में, जो ह्यूमन बींग जैसी ही स्पीशीज है ना। और उसी प्रकार से इंडिविजुअल स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी होती है, यानी कि हर इंडिविजुअल की जो इम्यूनिटी होती है वो अलग अलग होती है। हर इंडिविजुअल की जो इम्यूनिटी होती है किसी भी पर्टिकुलर वायरस से रिएक्ट करने की या किसी भी वायरस के प्रति रिस्पॉन्स देने की, किस वायरस से किस पैथोजन से उसको डिजीज कॉज हो सकता है, किससे नहीं, वो हर इंडिविजुअल की इम्यूनिटी अलग अलग होती है। और हर किसी को एक पर्टिकुलर पैथोजन से डिजीज कॉज हो ये ज़रूरी नहीं होता। देन बैरियर्स इन इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो इम्यूनिटी होती है जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। हमारी बॉडी का जो नेचुरल प्राकृतिक परिरक्षा तंत्र होता है, दैट इज़ जो नेचुरल प्रेजेंस ऑफ डिफेंस सिस्टम होती है हमारी बॉडी में, यानी कि किसी भी पैथोजन को एंटर करने से हमारी बॉडी का जो सिस्टम रोकता है, जो नेचुरल सिस्टम होता है, वो इनेट इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है। अब इसमें कौन कौन से बैरियर होते हैं, तो इसमें 4 प्रकार के इनेट इम्यूनिटी में बैरियर आते हैं। नंबर 1 है एनाटॉमिक बैरियर, नंबर 2 है एक्सटर्नल बैरियर, नंबर 3 है फिजियोलॉजिकल बैरियर, नंबर 4 है इन्फ्लामेटरी बैरियर और नंबर 5 है फैगोसाइटोटिक बैरियर। सबसे पहले हम बात करें एनाटॉमिक या एक्सटर्नल बैरियर की। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी, आई होप आप समझते होंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी, एनाटॉमी का मतलब होता है बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी और फिजियोलॉजी का मतलब होता है बॉडी की फंक्शन की स्टडी। ठीक है, तो एनाटॉमिक बैरियर का मतलब हुआ कि बॉडी के अंदर ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो कि पैथोजन से फाइट करने में मददगारी होंगे। तो सबसे पहले हमारी यदि जनरली एनाटॉमिक और पहला जो बैरियर होता है वो एनाटॉमिक और एक्सटर्नल बैरियर होता है। एक्सटर्नल बैरियर यानी कि बॉडी के ऊपर की सतह पर ऐसे कौन कौन से तत्व प्रेजेंट हैं जो कि पैथोजन की एंट्री को रोकेंगे, और एनाटॉमिक यानी बॉडी में इंटरनली ऐसे कौन कौन से तत्व प्रेजेंट हैं जो कि पैथोजन की एंट्री को रोकेंगे। तो जहाँ तक एक्सटर्नल बैरियर का सवाल है, सबसे पहला और सबसे बड़ा बैरियर होता है स्किन। स्किन को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है ना, बॉडी की जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कोई भी पैथोजन यदि हमारी बॉडी में आया तो उसे सबसे पहले रोकने का काम स्किन करेगी। यदि स्किन फेल होती है तो ये मैटर आगे तक पहुंचेगा, वरना यहीं से पैथोजन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है म्यूकस, जो एक हल्की सी सिक्रीशन आपने देखा होगा हमारे नॉस्ट्रल्स में होती है, हमारे माउथ में होती है सलाइवा के रूप में, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाई जाती है। इसे म्यूकस कहते हैं। म्यूकस का मेजर काम होता है बॉडी में एंटर करने वाले किसी भी पैथोजन को ट्रैप करना। ठीक है, बॉडी में प्रेजेंट, बॉडी में एंटर करने वाले किसी भी पैथोजन को ट्रैप करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है एपिथेलियल सेल्स। ये जो सेल हैं ये म्यूकोसल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और इन सेल्स का काम होता है ये रिकॉग्नाइज करना कि बॉडी में जो भी सब्सटेंसेस एंटर कर रहे हैं उसमें से पैथोजन कौन से हैं और नॉन पैथोजन कौन से हैं, और उनके लिए कैसा डिफेंसिव रिस्पॉन्स देना है, मतलब किस तरह से उसके लिए डिफेंसिव रिस्पॉन्स जनरेट करना है। ठीक है, ये थर्ड कैटेगरी आती है एपिथेलियल सेल्स की। ये भी इनेट इम्यूनिटी में मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, देन
नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो आती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट गैस्ट्रिक जूस की। आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे स्टमक होती है उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है और इस गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है HCl। जब डाइजेशन पढ़ाया जाता है तो ये पढ़ाया जाता है कि HCl का मुख्य काम होता है फूड से आने वाले माइक्रोब्स को ट्रैप करना, है ना। तो ये भी जो है ये भी एक प्रकार से इन्नेट इम्यूनिटी में फंक्शन कर रहा है। देन मेमोरी ग्लैंड से जो फ्लरिशिंग एक्शन जिससे मिल्क रिलीज होता है मेमोरी ग्लैंड से, वो भी पैथोजेंस की एंट्री को रोकता है ना, और पैथोजन इन्वेशन को रोकता है। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होने वाला म्यूकस सिक्रीशन, है ना। इसके अंदर एक विशेष एंटीबॉडी पाई जाती है, याद रखिएगा IgA एंटीबॉडी। आगे जब आप इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा कि IgA इम्यूनोग्लोबिन सिक्रीटरी इम्यूनोग्लोबिन है। बॉडी की मुख्यतः ये जितनी भी सिक्रीशंस होती हैं उन सब में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन IgA है ना। इट इज़ अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से सिक्रीशन या म्यूकस रिलीज होता है ये भी इन्नेट इम्यूनिटी का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी इसका भी मुख्य काम होता है पैथोजन को ट्रैप करना, ठीक है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकस में पाए जाने वाला मेन जो इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी होता है वो कौन होता है? IgA, ठीक है। तो ये सभी जो हैं एक्सटर्नल और एनाटॉमिक बैरियर हुए, यानी इन्हीं के लेवल पे सबसे पहले ये कोशिश की जाती है कि पैथोजन को बॉडी में एंटर करने से रोक दिया जाए। यदि ये सब फेल होते हैं तो मैटर आगे तक जाएगा, वरना इनका काम होता है मैक्सिमम टाइम्स ये पैथोजन को ट्रैप करते और उसे बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं होने देते। ये ध्यान रखिएगा, इन्नेट इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जिसमें कोई मेमोरी जनरेट नहीं होती, जिसमें इम्यून सिस्टम का कोई एक्चुअल सेल इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। केवल जो बॉडी में प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जो बॉडी के पार्ट्स हैं, स्किन है, म्यूकस है, उन्हीं के लेवल पे पैथोजन को बॉडी से बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है, ठीक है। दूसरे जो बैरियर्स हैं वो हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है। फिजियोलॉजिकल, अभी तक हमने देखा कि एक्सटर्नल बैरियर यानी कि बॉडी की सतह पर प्रेजेंट ऐसा कौन सा बैरियर है जो पैथोजन को एंटर नहीं करने देता, और एनाटॉमिक बैरियर यानी कि इंटरनली बॉडी में ऐसा कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है जो कि पैथोजन को एंटर नहीं करने देगा। अब हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब फंक्शनली यदि हम बॉडी की बात करें तो ऐसा कौन सा तत्व है जो फंक्शनली प्रेजेंट है और बॉडी में पैथोजन को पनपने नहीं देगा। तो सबसे पहला आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर से यहाँ मतलब है कि हर पैथोजन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर ही काम कर सकता है। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर अगर उस पैथोजन को मिले तो ही वो ग्रो करेगा, अन्यथा वो मर जाएगा। से फॉर एग्जांपल ई कोलाई है ना। ई कोलाई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करने का मेजर पॉजिटिव एजेंट है, लेकिन वो 37 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ग्रो करेगा। अगर उसे लो टेम्परेचर मिले तो वो ग्रो नहीं करेगा। उसी की कंट्री पे सुडोमोनास फोटिडा है जो भी UTI कुछ इन्फेक्शंस कॉज करता है, स्किन इन्फेक्शंस वगैरह, वो 4 डिग्री पर ग्रो करता है। अगर हायर टेम्परेचर मिलेगा तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी पैथोजन को जब तक बॉडी एक ससेप्टेबल उसके हिसाब का टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करेगी तब तक वो पैथोजन ग्रो नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारी बॉडी में मुख्यतः वही पैथोजन सर्वाइव करेंगे जो 37 या उसके आसपास के टेम्परेचर पे ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज वो पैथोजन सर्वाइव नहीं करेंगे। आपने कभी पढ़ा होगा कि ये जो पैरासिटामोल कंटेनिंग ड्रग्स होती हैं ये बॉडी के टेम्परेचर को लोअर कर देती हैं ताकि माइक्रोब जो है वो उसके अंदर सर्वाइव उस टेम्परेचर में नहीं कर पाए। बहुत सारी ड्रग्स इस मैकेनिज्म पे काम करती हैं कि वो बॉडी के टेम्परेचर को लोअर करती हैं ताकि जो पैथोजन है उसकी सर्वाइवल को कम कर सकें। देन सेम चीज़ pH की होती है। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि पर्टिकुलर, बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस हैं जो पर्टिकुलर pH पर ही वर्क करेंगे, अटैक कर सकते हैं। अगर उनका pH चेंज हो जाए तो उनकी पैथोजेनिसिटी अफेक्ट होती है, ठीक है।
अब थर्ड कैटेगरी इसमें आती है सॉल्युबल फैक्टर की। ये तीन बहुत सॉल्युबल फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या है? एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर को ब्रेक कर सकता है और माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकता है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ये क्या करता है? बैक्टीरियल सेल वॉल की पेप्टिडोग्लाइकेन, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, तो उसको ये लाइसोजाइम तोड़ता है और माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। लाइसोजाइम भी जो है ये हमारे सिस्टम में, हमारी बॉडी में पाए जाने वाला एक प्रकार का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। इसका मेन काम ये इनेट इम्यूनिटी में कैसे सहायक है? ये एंटर करने वाला पैथोजन अगर बैक्टीरिया है ये हेल्पफुल होता है। ये क्या करेगा? उस बैक्टीरिया की जो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी सेल वॉल है उसे तोड़ देगा और इससे बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से दूसरी कैटेगरी जो हमारी बॉडी में इफेक्टिव होती है वो होती है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन जो होते हैं वो बेसिकली ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस करता है। एक सेल इन्फेक्ट होने के बाद एक ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि पास वाले सेल में एंटीवायरल स्टेट, यानी कि पास वाले सेल में एंटीवायरल स्टेट यानी पास वाले सेल को अलार्म कर देता है कि मतलब एक सेल, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करिए, एक सेल जो खुद वायरस से ग्रसित हो गया उसने एक ऐसा प्रोटीन रिलीज किया जिसने पास वाले सेल को जाकर वो शक्ति प्रदान कर दी कि अब पास वाला सेल वायरस से इन्फेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इंटरफेरॉन एक ऐसा ग्रुप ऑफ प्रोटीन है जो वायरस इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होता है लेकिन पास वाले सेल में क्या इंड्यूस कर देता है? एंटीवायरल स्टेट, यानी इंटरफेरॉन प्रोड्यूसिंग सेल के पास वाला सेल वायरस से अफेक्ट नहीं होगा। बहुत ही खूबसूरत बात है जो आज के ज़माने में नहीं होती कि अगर हम इफेक्टेड हैं किसी चीज़ से तो हम सामने वाले को उसमें इफेक्ट कर दे कि वो उस चीज़ को सफ़र नहीं करे। इस एग्जाम्पल से याद रखिएगा इंटरफेरॉन को कि इंटरफेरॉन जो है वो खुद एक वायरस इन्फेक्टेड सेल से प्रोड्यूस होता है लेकिन पास वाले सेल में एंटीवायरल स्टेट इंड्यूस कर देता है, यानी अब पास वाला सेल वायरस से इन्फेक्ट नहीं हो सकता। देन थर्ड ग्रुप है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट भी हमारे सीरम में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं जो कि नॉर्मली इनएक्टिव स्टेट में हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड में आराम से घूमते रहते हैं, लेकिन जब परिस्थितियाँ मिलती हैं तो ये एक्टिवेट होते हैं और ये पैथोजन क्लियरेंस का काम करते हैं। ठीक है, ये पैथोजन को एलिमिनेट करने में काम करते हैं। तो जहाँ तक हम फिजियोलॉजिकली तीन महत्वपूर्ण सॉल्युबल फैक्टर्स की बात करें तो लाइसोजाइम, इंटरफेरॉन और कॉम्प्लीमेंट, है ना, ये तीनों भी पैथोजन एलिमिनेशन में सहायक हैं। कॉम्प्लीमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सीरम प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में इनएक्टिव स्टेट में घूमते हैं, समय आने पर, परिस्थिति मिलने पे ये एक्टिवेट होते हैं और पैथोजन के एलिमिनेशन में काम करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट तीन कॉम्प्लीमेंट पाथवे हम आगे पढ़ेंगे। दोनों ही सिलेबस जो हमारे यहाँ चलते हैं बीएससी एमएससी दोनों में ही ये टॉपिक है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट पाथवे कैसे चलता है और कौन कौन से होते हैं। देन आता है नेक्स्ट कैटेगरी साइटोलिक बैरियर्स। एंडोसाइटोलिक बैरियर्स, इसमें क्या होता है कि इन्नेट इम्यूनिटी सिंपली एंगल्फिंग के बेसिस पे चलती है। इस प्रोसेस में जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से डायरेक्टली सेल क्या कर लेगा? एंगल्फ कर लेगा। सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पैथोजन के आसपास एक फोल्डिंग बना लेगी। ठीक है ना, ये देखिए कोई पैथोजन है उसके आसपास जो है वो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने फोल्डिंग बना ली और उस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को क्या कर लिया? एंगल्फ कर लिया। ठीक है, ये एंगल्फिंग यहाँ आप देख सकते हैं, मॉलिक्यूल को एंगल्फ कर लिया और अंदर लाके उसे ये डाइजेस्ट कर देगी। ठीक है, यहाँ देखिए ये कोई भी पैथोजन था उसके आसपास मेम्ब्रेन बनाई, पैथोजन को एंगल्फ कर लिया और अंदर उसको पूरा डाइजेस्ट कर लिया पैथोजन को। अब ये दो तरह का होता है, आपको ध्यान होगा अभी थोड़े दिन पहले मैंने फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक वीडियो डाला था, उसमें आपको कहा था कि पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस
और जो पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस ये जो हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस हैं, और इसका जो डिटेल है ये आप इन्नेट इम्यूनिटी के वीडियो से भी ले सकते हैं, मुझे ध्यान है मैंने ऐसा बोला था। तो आप यहाँ से पिनोसाइटोसिस को, फेगोसाइटोसिस को ऐड कर सकते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बिकॉज पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस दे आर ऑल फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पिनोसाइटोसिस क्या होता है? जब सेल की मेम्ब्रेन किसी छोटे पार्टिकल को एंगल्फ करती है और अपने अंदर ले लेती है, देन दैट इज नोन एज पिनोसाइटोसिस, जिसे हम सेल ड्रिंकिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। इसमें 0.1 म्यूएम डायमीटर का जो वेसल होता है वो बनता है, और छोटे मॉलिक्यूल, कोई भी पैथोजन जो छोटा है साइज में और मेम्ब्रेन उसे एंगल्फ करेगी, देन इट इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। ठीक है, मेम्ब्रेन का ऐसे एक इवेजिनेशन बन जाएगा जिसके आसपास, पैथोजन के आसपास मेम्ब्रेन अपना एक घेरा बना लेगी, उस मॉलिक्यूल को अंदर करेगी, और अंदर करके मॉलिक्यूल पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, और सेल के अंदर छोटे छोटे वेसल्स बनेंगे जिनको हम कहेंगे पिनोसाइटोटिक वेसल्स। ठीक है, यानी सेल जब किसी भी छोटे साइज के पैथोजन को एंगल्फ करता है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से, और पिनोसाइटोटिक वेसल्स का निर्माण करके उस छोटे पार्टिकल का विघटन करता है, उसका डाइजेशन करता है, देन इट इज नोन एज पिनोसाइटोसिस, जिसे कि हम सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। देन रिसेप्टर मीडिएटेड साइटोसिस में क्या होता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रिसेप्टर्स होते हैं वो बाइंड करते हैं किसी भी मटेरियल से और उसे अंदर ले लेते, किसी भी पैथोजन से उसे अंदर ले लेते हैं और उसका डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, ये रिसेप्टर मीडिएटेड हुआ। देन एंडोसाइटोसिस मतलब किसी भी मटेरियल को अंदर लेना। ठीक है, और वही प्रोसेस वही रहेगी जो ऊपर मैंने पिनोसाइटोसिस में आपको बताई थी, बस यहाँ पर रिसेप्टर की मदद से पैथोजेनिक मॉलिक्यूल सेल के अंदर आएगा और अंदर एंगल्फ कर लिया जाएगा, एंडोसाइटोटिक वेसल्स बनेंगे और मॉलिक्यूल उसी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस है पिनोसाइटोसिस जैसा, बस सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं, लाइजोसाइम के अंदर लिए जाते हैं, मॉलिक्यूल का डाइजेशन हो जाता है। और ये जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर उपस्थित रिसेप्टर की मदद से हो रहा है, इसलिए इसे रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, और फेगोसाइटोसिस क्या है? उसमें भी इसी तरीके से मॉलिक्यूल को एंगल्फ कर लिया जाएगा, एंगल्फ करके अंदर लिया जाएगा और डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, जो बनेगा उसे फेगोसोम कहेंगे। फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस का मुख्य अंतर ये है कि फेगोसाइटोसिस बड़े मॉलिक्यूल्स का होता है, इसे सेल ईटिंग भी कहते हैं। जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि कोई बैक्टीरिया है या कोई पैथोजन है, वो उसकी सूडोपोडिया की मदद से सेल से अटैच होता है ना, सेल के अंदर जाएगा, वो जो पैथोजन है वो सेल के अंदर जाएगा, तो जो बनेगा वो बनेगा फेगोसोम। ठीक है, ये फेगोसोम लाइसोसोम से, सेल के लाइसोसोम से, लाइसोसोम याद रखिएगा, सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स जो होते हैं वो लाइसोसोम होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। तो फेगोसोम बन गया, ये देखिए ये कहाँ गया, सेल के लाइसोसोम में गया, लाइसोसोम में जाके इस फेगोसोम का डाइजेशन हुआ। फेगोसोम में क्या है, जो पैथोजन था वो है, उसका डाइजेशन हुआ और डाइजेस्टेड मटेरियल रिलीज हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एंगल्फिंग इज एग्जैक्टली द सेम, जो एंगल्फ करने का मैकेनिज्म है वो फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड साइटोसिस तीनों में एक समान है। केवल पिनोसाइटोसिस में पिनोसाइटोटिक वेसल्स बन रहे हैं, फेगोसाइटोसिस में फेगोसोम बन रहा है और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में एंडोसाइटोटिक वेसल्स बन रहे हैं, है ना। पिनोसाइटोसिस छोटे मॉलिक्यूल्स का होता है ना, फेगोसाइटोसिस बड़े मॉलिक्यूल्स का होता है, पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग कहलाता है, फेगोसाइटोसिस सेल ईटिंग कहलाता है और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर उपस्थित रिसेप्टर्स की मदद से होता है, इसलिए वो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है, तो ये सब जो है ये एक प्रकार के
इन्नेट इम्यूनिटी वाले मैकेनिज्म्स हैं, क्योंकि ये कोई भी पैथोजन यदि एक्सटर्नल बैरियर, यदि इंटरनल बैरियर, यदि फिजियोलॉजिकल बैरियर के लेवल पर एलिमिनेट नहीं हुआ तो वो डायरेक्टली बॉडी में क्या कर लिया जाएगा, एंगल्फ कर लिया जाएगा, बॉडी में सेल्स द्वारा खा लिया जाएगा और उनका डाइजेस्टेड मटेरियल रिलीज हो जाएगा। देन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एज बैरियर। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स यानी किसी टिश्यू के ऊपर कोई पैथोजन ने अटैक करा तो वहाँ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट होगा, जिससे वैसो एक्टिव सब्सटेंसेस या कीमियोटैक्टिक फैक्टर्स रिलीज होंगे और जो भी एक प्रकार से पैथोजन को बॉडी में इन्फेक्ट नहीं करने देंगे। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन का जो मेन एम होता है, इट इज़ टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इंजेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिन फ्रॉम द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड किल देम ऑन द स्पॉट बाय फेगोसाइटोसिस। इन्फ्लेमेशन का मेन क्राइटेरिया होता है कि अगर किसी स्पॉट पे किसी पैथोजन ने इन्फेक्ट किया तो उस स्पॉट के ऊपर वो जाकर फेगोसाइटोसिस करे और फेगोसाइटोसिस को प्रमोट करे, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, फेगोसाइटोटिक सेल्स वहाँ पर आ जाते हैं जो कि इन्फेक्ट उस जगह को क्लीन करेंगे और फेगोसाइटोसिस होगा और उससे जो है वो स्पॉट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और बिना सेल के रियल इन्वॉल्वमेंट के, सिर्फ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फेगोसाइटोसिस ही जो है वो इन्नेट रिस्पॉन्स प्रोसीड कर जाएगा। देन मैकेनिज्म ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी यहाँ पर देखें तो एक दो बातें और इम्पॉर्टेंट होती हैं। इन्नेट इम्यूनिटी इज एक्टिवेटेड व्हेन सेल्स यूज स्पेशलाइज्ड सेट्स ऑफ रिसेप्टर्स। इन्नेट इम्यूनिटी जनरेट होने के लिए ये आवश्यक है कि सेल के ऊपर उपस्थित जो रिसेप्टर्स हैं, जैसे पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर हैं या जो भी रिसेप्टर सेल के ऊपर उपस्थित हैं, वो आने वाले पैथोजन को फौरन माने। देखिए, मैं आगे भी ये बात बताऊंगी और अभी भी आप एक ही बात समझ लीजिए कि बॉडी में अगर कोई भी पैथोजन एंटर करता है उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो, चाहे वो इन्नेट हो या एक्वायर्ड हो, किसी भी लेवल पर उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट होने के लिए ये बहुत आवश्यक है, ये बहुत ज़रूरी है कि वो पैथोजन बॉडी में फ़ौरन माना जाए। यदि एंटर करने वाला पैथोजन बॉडी के अंदर फ़ौरन रिकॉग्नाइज नहीं होगा तो उसके खिलाफ कभी भी किसी भी लेवल पर इम्यून रिस्पॉन्स माउंट नहीं होगा। तो आगे अभी मैं जो मेरा वीडियो आप देखेंगे कॉमन टर्मिनोलॉजी ऑफ इम्यूनोलॉजी के जो कॉमन टर्म्स है, वहाँ एक सबसे पहली बात यही होगी कि एंटीजन वही एंटीजन पोटेंट है जो बॉडी में फ़ौरन रिकॉग्नाइज हो। जब तक कोई एंटीजन या पैथोजन बॉडी में फ़ौरन रिकॉग्नाइज नहीं होगा उसके खिलाफ बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगी। तो इन्नेट इम्यूनिटी जनरेट होने के लिए भी ये ज़रूरी है कि एंटर करने वाला पैथोजन बॉडी में फ़ौरन रिकॉग्नाइज हो। ठीक है, then binding of these receptors activate a limited number of basic microbial disposal mechanism। और जब कोई भी रिसेप्टर सेल से बाइंड होता है और उस रिसेप्टर के थ्रू कोई पैथोजन एंटर करने की कोशिश करता है बॉडी में, तो उस समय क्या होता है कि बॉडी के जो सेल्स हैं वो फेगोसाइटोसिस जो है वो स्टार्ट कर देते हैं और एंटीवायरल इंटरफेरॉन्स, जिनकी मैंने ऊपर बात करी थी, इंटरफेरॉन्स का रिलीज चालू कर देते हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी के प्रॉपरली चलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पैथोजन एंटर कर रहा है वो आते ही पहले सेल में घुसने का ट्राई करे और सेल उसको फ़ौरन माने। जब सेल उसे फ़ौरन मानेगा तो वो जगेगा, अंदर तक मैसेज पहुंचाएगा और तब जो फेगोसाइटोटिक एक्टिविटीज़ हैं फेगोसाइटोटिक सेल्स की, बॉडी में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो फेगोसाइटोसिस करते हैं, जिनकी बात मैं आगे इम्यूनोलॉजी जैसे जैसे बढ़ाऊंगी करूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं मैक्रोफेजेस विच आर दी मेजर फेगोसाइटोटिक सेल्स ऑफ आवर बॉडी। तो उनकी मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले कोई भी पैथोजन जब बॉडी में एंटर करे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉडी के जो सेल्स हैं वो उसे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, चाहे इन्नेट चाहे एक्वायर्ड, वो उसे फ़ौरन माने। जब तक उसे फ़ौरन नहीं माना जाएगा तब तक आगे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा और जैसे ही पैथोजन फ़ौरन मान लिया जाएगा वैसे ही उसका फेगोसाइटोसिस स्टार्ट होगा या उसके अगेंस्ट जो एंटीवायरल इंटरफेरॉन्स हैं उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है। देन अगर इसकी रिसेंट स्टडी की बात करें तो इनेट इम्यूनिटी पे 2000 से ही काफ़ी अच्छी स्टडी चल रही है। इनेट इम्यूनिटी और नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा, यानी कि किस किस माइक्रोफ्लोरा के अगेंस्ट बॉडी में इनेट इम्यूनिटी काम करती है, इस पे वर्क हुआ है। एंड पैथोजेनेसिस क्या चलता है इनेट इम्यूनिटी पे, इस पे भी वर्क हो चुका है। ठीक है, अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो इनेट इम्यूनिटी जो है वो हमारी बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, वो उसे इनेट इम्यूनिटी के लेवल पे जाना जाता है या इनेट इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। ऐसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ना। इनेट इम्यूनिटी जो है उसका मेन काम होता है पैथोजेंस को फाइट करना, ताकि वो वापस एक्टिव इन्फेक्शन को जन्म ना दे सके। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जो भी है आपका फीडबैक ज़रूर दें। और थोड़ी सी मेरे साथ इम्यूनोलॉजी में एक प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं बहुत फास्ट चलने लगती हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो फास्ट है, मुझे स्पीड और स्लो करनी चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा या पर्सनली बताइएगा। लेकिन आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। इम्यूनोलॉजी का एक प्रॉब्लम रहता है कि लिंक में आप टॉपिक्स देखते रहें, लिंक में आप टॉपिक्स को समझेंगे तभी समझ में आएगा। अभी एक दो वीडियोस आगे मैं डालूंगी, बेसिक टर्मिनोलॉजी का एक वीडियो रहेगा, एक बेसिक इम्यून सिस्टम किस तरीके से काम करता है जनरलाइज सेंस में, उसका वीडियो रहेगा। तो बेसिक वीडियो से अगर आप इसके समझेंगे तभी आपको टॉपिक समझ में आएंगे। अदरवाइज आपकी कंटिन्यूटी यदि ब्रेक होगी टॉपिक्स को समझने में तो आपको टॉपिक समझने में दिक्कत जाएगी। ठीक है, तो जैसा भी आपका रिस्पॉन्स और फीडबैक हो मुझे ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।